बड़े ख्वाब तो हम सब देख लेते हैं, लेकिन जिंदगी के जद्दोजहद में उन सपनों को मुकम्मल करने में कहीं ना कहीं कमी जरूर रह जाती है। योर मनी आपको सही फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए आपकी मनचाही जिंदगी जीने में मदद करता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। 20% से ज्यादा नहीं होगी जीएसटी की दरें, सोने चांदी पर सिर्फ 1% ही लग सकता है जीएसटी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सब लोग मिलके इस साल 12 पोजीशन जम किया है, अगले साल हम 100 के अंदर लाएंगे और 3-4 साल के अंदर इसको 50 के अंदर लाएंगे। भारत में बेहतर हुआ बिजनेस का माहौल। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में 12 स्थान का सुधार। डीआईबीपी सचिव ने कहा टॉप 50 में आने का है लक्ष्य। लगातार तीसरे दिन लुढ़का बाजार, सेंसेक्स 200 पॉइंट से ज्यादा टूटा, निफ्टी भी 8,200 के नीचे फिसला। दिग्गज बैंकिंग शेयरों ने तोड़ा बाजार। एनपीए बना एक्सिस बैंक की मुसीबत, शेयर 7% से ज्यादा टूटा। 100% support net neutrality. You can't just provide the whole internet for free. आईआईटी टाउन हॉल में मार्क ज़करबर्ग ने किया नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन, लेकिन अपने प्रोजेक्ट internet.org का किया बचाव। कहा सबको फ्री इंटरनेट देना संभव नहीं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की पंजाब की तारीफ। राज्य में 4,000 करोड़ का होगा निवेश, हर गांव में जोड़ेगा जियोनेट। ओबरॉय रियल्टी ने लंबे समय बाद मुंबई में लॉन्च किया लग्जरी प्रोजेक्ट स्काई सिटी। 25 एकड़ के प्रोजेक्ट में बनेंगे 60 मंजिल के 10 टावर, 30 से शुरू होगी बुकिंग। बिहार में तीसरे दौर की वोटिंग जारी, 5 बजे तक करीब 55% लोगों ने डाले वोट। लालू यादव के 2 बेटों सहित कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। और अब आइए देखते हैं योर मनी में क्या है खास। आज के युवा कहां लगाना चाहते हैं पैसा? एटीसी में होम लोन का टैक्स कैसे बचाएं? म्यूचुअल फंड या सरकारी बॉन्ड में लगाएं पैसा। तो इन तमाम मुद्दों पर होगा आज योर मनी का फोकस, और आज हमारे खास मेहमान हैं एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के निखिल कोठारी। निखिल, आपका स्वागत है शो पे। शुरुआत करते हैं और हमारे पहले दर्शक से जुड़ते हैं जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुभम अस्थाना फोन लाइन पर है। नमस्कार शुभम, बताएं आप कितने साल के हैं, क्या करते हैं? नमस्कार, मैं 20 साल का हूँ। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा हूँ, बीकॉम की। अच्छा, तो बताइए आप किस तरह की मदद चाहते हैं योर मनी से? क्या आप हमारा शो देखते हैं? आपको निवेश की शुरुआत करनी है? जी, हम आपका जो शो डेली देखते हैं। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैं 500 से 1,000 रुपए मंथली सेविंग कर लेता हूँ। अच्छा। तो 1,000 से ज्यादा भी हो जाता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं इसको म्यूचुअल फंड में कहाँ लगाऊं और इससे की ज्यादा से ज्यादा इसमें बेनिफिट पा सकूं, क्योंकि मुझे 3 साल बाद आईएएस कोचिंग के लिए लगभग 80 से 90,000 रुपए तक चाहिए था। बहुत बढ़िया इरादा है आपका। आप अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाते हैं और आगे चल के अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। 1,000 रुपए से ज्यादा आपने कहा बचा लेते हैं? जी हाँ, मैं 1,000 से 1,500 रुपए तक बचा लेता हूँ। आपने कोई खुद रिसर्च की है शुभम? जी हाँ, थोड़ी बहुत रिसर्च की है मैंने। तो टाटा का बैलेंस फंड मैंने देखा था, तो मुझे ये जानना था कि वो सही रहेगा कि नहीं। इसमें प्रॉफिट जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो भी डूबने की आशंका है क्या? आपको 3 साल में 80 या 90,000 रुपए इकट्ठा करने हैं? जी हाँ। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताते हैं किस तरह की अप्रोच आपकी होनी चाहिए। निखिल, सबसे पहले तो आप मेरे ख्याल से शुभम को मुबारकबाद देना चाहेंगे। पॉकेट मनी से पैसे बचा रहे हैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, अपनी आगे की कोचिंग के लिए, लेकिन 3 साल का समय है। खुद भी उन्होंने कुछ रिसर्च की है, लेकिन किस तरह की अप्रोच आप इनको रेकमेंड करेंगे कंसिडरिंग कि सिर्फ 3 साल का समय इनके पास है? ओके, शुभम को पहले मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो अप्रोच लिया है अपने पैसे बचा के अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, बहुत अच्छा है। हर युवक को ये करना चाहिए। दूसरा चीज़ मैं शुभम को कहूँगा कि उनके पास टाइम अभी बहुत कम है इस गोल के लिए, तो वो उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो उनको फिर अपना पोर्टफोलियो उसी तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि जहाँ पे रिस्क कम हो और रिटर्न भी रीजनेबल आए। बट जब इनका जो गोल मैं देखता हूँ कि उनको 80 से 90,000 रुपये चाहिए, तो अगर 80 से 90,000 रुपये चाहिए, तो
अगर वो सालाना महीने का 1000 या 1500 रुपये सेव करेंगे और वो FD टाइप इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं तो उतना पैसा नहीं बन सकता है। तो अगर इनका गोल है कि इनको 80 से 90, तो इनको रिस्क थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो अभी ये डिलेमा में है कि इनका टाइम फ्रेम कम है पर इनका गोल अमाउंट ज़्यादा है, तो वो क्या करें। तो बैलेंस फंड जो इन्होंने सजेस्ट किया है वो अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसमें क्या रहेगा कि 60% इक्विटी में रहेगा और 35% पैसा डेट में रहेगा। तो ये मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी का पोर्टफोलियो रहेगा और ये बैलेंस फंड में 12% के हिसाब से रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये महीने का 1000 रुपये भी सेव करते हैं तो 3 साल में लगभग इनके पास 50,000 रुपये हो जाता है, और अगर 1500 सेव करते हैं तो लगभग इनके पास 75,000 रुपये हो जाते हैं। तो वो अपने गोल के काफ़ी करीब रहेंगे। अगर वो एक्स्ट्रा रिस्क लेना चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्रा रिस्क लेके अपना गोल को अचीव करना चाहते हैं, तब वो एक इक्विटी फंड को देख सकते हैं, पर उनको ये जानना पड़ेगा कि इसमें प्रिंसिपल कम होने का शॉर्ट टर्म में चांसेस रहेगा, क्योंकि इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो मार्केट के बढ़ाव चढ़ाव से आता है। तो अगर मार्केट 2 साल बाद 1 साल बाद थोड़ा खराब रहता है तो इनका पोर्टफोलियो जो रहेगा वो भी नीचे रहेगा। तो अगर वो अपना टाइम फ्रेम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तब इनको इक्विटी फंड रेकमेंड कर सकते हैं, बट इनको अगर 3 साल का चाहिए तो बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं, और इनको 3 साल अगर 12% के हिसाब से लगभग 75,000 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप कौन से फंड इनको रेकमेंड करेंगे? लेकिन अगर बैलेंस फंड के ऑप्शन हो तो इन्होंने जो सेलेक्ट किया है टाटा बैलेंस फंड वो काफ़ी अच्छा फंड है, या वो HDFC बैलेंस फंड देख सकते हैं। अगर इनको हाई रिस्क फंड चाहिए तो वो कोटक सेलेक्ट फोकस फंड या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जो प्योर इक्विटी फंड है वो देख सकते हैं। बट ये हाई रिस्क रहेगा, इनका जो टाइम फ्रेम 3 साल है उसके लिए वो पोर्टफोलियो सही नहीं रहेगा, पर इनका अगर 5 साल का व्यू है तो वो इन 2 फंड में निवेश कर सकते हैं। तो शुभम, आपको सलाह यही दी जा रही है कि बैलेंस फंड की तरफ आपको अपना निवेश की जो रणनीति है वो बनानी होगी। इक्विटी से आप दूर रहें, क्योंकि 3 साल का ही आपका नजरिया है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि प्रिंसिपल अमाउंट बाजार की उतार चढ़ाव की वजह से उड़ जाए, लेकिन बैलेंस अप्रोच अगर आप अपनाएंगे और ये बैलेंस फंड पोर्टफोलियो में अगर आप शामिल करते हैं, शुरुआत करते हैं निवेश की, तो 1500 अगर आप निवेश करते हैं हर महीना तो लगभग 75,000 रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, लेंगे दर्शकों के सवाल और जुड़ेंगे अमरेश हमारे अगले दर्शक से। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अमरेश दुबे का सवाल। नमस्कार अमरेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? नमस्ते मैम, मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ, अमरेश दुबे। बताइए आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की है? ये मैंने आपको ईमेल किया था उसमें, और ये 30 साल बाद मैंने बताया था आपको 3 करोड़ रुपए, और ये 20 साल फिर 25 साल। बिल्कुल। और 15 साल के बाद आपको कितने चाहिए? 15 साल बाद वही 20 लाख। 20 लाख चाहिए जी। और 25 साल के बाद आपको चाहिए 3 करोड़ रुपए। और इसके लिए आपने जो फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं वो है बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, IDFC प्रीमियर इक्विटी, HDFC बैलेंस फंड, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड और UTI अपॉर्चुनिटी। मुझे ये बताइए कि आपने तमाम फंड किसी आर्थिक सलाहकार की मदद से लेकर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं या खुद रिसर्च की है अमरेश जी? जी मैं नहीं, आपका प्रोग्राम मैं रेगुलरली देखता हूँ। अच्छा। 2 बार दिन में कम से कम। अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। लेकिन उस बीच मुझे ये बताइए, आपने SBI स्मार्ट इनकम प्रोटेक्ट की भी डिटेल्स दी हुई है जिसका आपका ईयरली प्रीमियम जाता है 77,000। अमरेश जी, क्या अभी भी आप इस प्लान में बने हुए हैं? जी, ये 2013 में दिया हुआ था, ये हो गया 2 साल 2.5 साल, तो इसको क्या करना है आप? ये एक सेविंग प्लान है, आपको पता है, जिसमें आपको लाइफ कवर भी मिलता है। रेगुलर पे आउट्स आपको शायद 7, 12 या 15 साल के बाद मिलेंगे। जी, उसमें बस इतना बताया था कि 11% का इसमें रिटर्न मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं। 11% का रिटर्न आपको वायदा किया है कि मिलेगा? जी, गारंटीड उसके एजेंट के थ्रू आपने लिया? एजेंट के थ्रू। आपको पता है कि आपने क्लियरली इंश्योरेंस पे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिक्स की है? जी नहीं, ये पता नहीं है। आपके पास टर्म प्लान है? जी नहीं। इंश्योरेंस की जो सबसे बेसिक चीज है अमरेश जी, वो आपके पास नहीं है। अपने रिस्क कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिस्क को कवर करने के लिए एक टर्म प्लान लेना बहुत जरूरी है। वो ही एक सही फॉर्म है बीमा का। लेकिन चलिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कितनी दुरुस्त है और आपके गोल्स क्या आप अचीव कर पाएंगे या नहीं, जानते हैं यहाँ निखिल से। लेकिन सबसे पहले मैं आपका कमेंट चाहूंगी SBI स्मार्ट इनकम प्रोटेक्ट की पॉलिसी पर जो इन्होंने लिया हुआ है, सेविंग प्लस इंश्योरेंस प्लान जो है ये।
जैसे आपने कविता जी सही कहा कि आपने को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कभी भी साथ में मिलाना नहीं चाहिए। हमें इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना चाहिए। इंश्योरेंस के लिए आप टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके टाइम होराइजन के हिसाब से आप निवेश कीजिए। अगर आपको एफडी में करना है, आपको पीपीएफ में करना है, आपको इक्विटीज में करना है, उसको आप अलग रखिए। तो अभी जो इन्होंने कहा है कि उनको 11% गारंटी किया गया है, वो गलत है, क्योंकि ये एक यूलिप और मतलब ये डेट प्रोडक्ट रहेगा, तो इसमें इनको 6 से 7% मैक्सिमम रिटर्न आ सकता है। तो अब इनको देखना पड़ेगा इसमें चार्जेस क्या है, उसके हिसाब से इनको कॉल लेना पड़ेगा। पर सबसे पहले इनको एक अपना टर्म इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जो इनके फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। अगर इनको कुछ हो जाता है तो फैमिली को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगी। 77,000 ईयरली ये देते हैं इस प्लान में। हमें इनको एक क्लियर कट राय देनी चाहिए कि इनको इस प्लान में रहना चाहिए या नहीं, बिकॉज इनकी बहुत बड़ी रकम इसमें जा रही है एज अ प्रीमियम। जो आप सही कह रहे हो कविता जी, तो वही है कि जैसे इस प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि हमें इनके चार्जेस होंगे। अगर इसमें सरेंडर चार्जेस इनके कम है, जिन्होंने जिस टाइम ये पॉलिसी ली थी, और उसमें सरेंडर चार्जेस अगर नहीं है या बहुत कम है, 2% 3%, तो मैं ये कहूँगा ये पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए। पर सरेंडर करने से पहले एक टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, क्योंकि इनके पास इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। वो होने के बाद वो अपना ये जो पॉलिसी है उसको सरेंडर कर सकते हैं, और अपना जो लॉन्ग टर्म जो इनका निवेश का है वो उसको अलग से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर अमरीश जी, क्या आप मुझे सुन सक रहे हैं? जी बिल्कुल। आप सरेंडर चार्ज पता लगाइए, उसके मुताबिक आप इस पॉलिसी से निकलने का फैसला लीजिए, क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी, आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ना ही पूरी तरह से इंश्योरेंस मिल रही है और ना ही आपकी सेविंग हो पा रही है। 11% का रिटर्न तो आपको यहाँ पर मिल ही नहीं सकता है। अगर यही पैसे आप कहीं और निवेश करते, म्यूचुअल फंड में, या अगर आप डायरेक्टली शेयर बाजार में लगाते और अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते, तो आपको कितना फायदा होता, ये आपको हम बताते हैं। फिलहाल आपने जो अपने फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, उन फंड्स पे मैं चाहूंगी कि निखिल आप इनको राय दें। जो इनके फंड्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे उन्होंने कहा, ये आपका प्रोग्राम देख के फंड सेलेक्ट किए हैं, और ये सारे फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। इनको मैं ब्रॉडली बताया था उनके फंड्स क्या हैं। यूटीआई अपॉर्चुनिटी फंड जो है वो एक लार्ज कैप बायस फंड है। बिरला का जो फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है वो भी एक लार्ज कैप टाइप फंड है। जो इनका आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड है वो मल्टी कैप टाइप फंड है, बट मोर बायस्ड टू मिड कैप है। जो इनका एचडीएफसी बैलेंस फंड है वो एक बैलेंस फंड है जो मिक्स ऑफ डेट और इक्विटी में निवेश करता है। और जो आईडीएफसी प्रीमियर इक्विटी फंड है वो एक प्योर मिड कैप फंड है। तो इनके जो फंड्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। प्रीमियर इक्विटी फंड में भी फंड मैनेजर चेंजेस हुआ है, तो उनको काफ़ी न्यूज़ सुनने को मिला हुआ इस फंड के बारे में। पर अभी वैसे वो बने रह सकते हैं, पर अगर उनको कोई दूसरा मिड कैप फंड सेलेक्ट करना है तो वो यूटीआई मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके जो फंड्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, वो इन्हीं में बने रहे। निखिल, ब्रेक पे जाना है, लेकिन क्या इनके दोनों लक्ष्य पूरे हो पाएंगे? इनके जो लक्ष्य है कि इनको आज से 25 साल बाद 3 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके लिए इनको महीने का 16,000 रुपए सेव करने पड़ेंगे। अगर वो 16,000 रुपए हर महीना सेव करते रहते हैं इसी फंड जो इन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, और 12% में अज्यूम करता हूं जो बहुत कंजर्वेटिव है, 12% टैक्स रिटर्न, तो इनको नेक्स्ट 25 साल में ये 3 करोड़ रुपए दे देगा। तो इनका दूसरा लक्ष्य है कि इनको 15 साल बाद 25 लाख रुपए चाहिए, उसके लिए इनको अलग से 5,000 रुपए निवेश करने पड़ेंगे हर महीने। तो टोटल इनको 21,000 रुपीज अगर महीने का निवेश करते हैं तो इनके जो दोनों गोल है वो आराम से अचीव हो सकते हैं। मैं कंजर्वेटिव रिटर्न 12% भी अज्यूम कर रहा हूं, तो उसी रिटर्न के हिसाब से इनके जो एग्जिस्टिंग फंड है उसी में एसआईपी करते रहे और इनके दोनों गोल अचीव हो सकते हैं। चलिए अमरीश जी, सबसे पहले तो अपनी इस पॉलिसी पर आप चेक कीजिए कितना चार्ज है, सरेंडर चार्ज, उसके बाद टर्म प्लान लीजिए और जो बदलाव आपको बताए जा रहे हैं पोर्टफोलियो में, फंड्स में, वो कीजिए, अपने निवेश को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका लक्ष्य पूरा होगा। यहीं पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लेंगे दमनप्रीत सिंह का सवाल, जो कि पहली बार म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी करने का मन बना रहे हैं। योर मनी में अब लुधियाना से दमनप्रीत सिंह अपना सवाल हमसे पूछना चाह रहे हैं। नमस्कार दमनप्रीत जी, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच। आप बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए आपका सवाल क्या है? मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अभी नया हूँ इस सेगमेंट में और मेरी एनुअल इनकम है 5 लाख। ओके। और मैं 5 to 6,000 पर मंथ अपना सेव करना चाहता हूँ। और अभी एट प्रेजेंट मेरा अभी कार लोन भी चल रहा है जिसमें 5,500 अपना मेरा प्रीमियम जा रहा है, मंथली अपना जाता है जी। तो मेरा जो है अभी बताइए कि मैं अपना निवेश स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो 20 साल के अंदर मेरे को कितना अमाउंट मिल सकता है? अगर मैं 5 से 6,000
पर मंथ अगर सेव करूँ तो। कोई खास वजह आपको 20 साल के बाद ये रकम जुटानी है? कोई खास आर्थिक लक्ष्य? मैम आर्थिक लक्ष्य यही है, एक तो मैं अपना हाउस अपना परचेज करना चाहता हूँ, जो फिलहाल ही प्रेजेंटली इतना मैं सोच रहा था कि एक परचेज करके स्टार्ट करूँ उसमें निवेश करना। तो 20 साल के बाद अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं दमनप्रीत जी, तो बहुत कॉस्टली होगा। वो बहुत कॉस्टली होगा, हाँ बिल्कुल। प्रेजेंट वैल्यू अभी स्टार्ट करना चाहिए मुझे, वो परचेज करके उसकी रेंटल पे करना शुरू करूँ या कैसे करूँ, आप बताइए। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर आपने अपने घर का एक लक्ष्य रखा है जिसकी प्लानिंग हम आपको करके देते हैं। हालांकि आपको टर्म प्लान भी लेना है और हेल्थ प्लान भी आपने हमसे मांगा है। निखिल, 5 से 6 हजार रुपए ये हर महीना निवेश कर सकते हैं। 20 साल के बाद ये सोच रहे हैं, घर खरीदने का मन बना रहे हैं, जिस तरह से हम प्रॉपर्टी प्राइसेस देख रहे हैं, कितना ये इकट्ठा कर पाएंगे? फिलहाल अगर 5-6 हजार निवेश करते हैं, आगे चल के धीरे धीरे अगर ये निवेश का अमाउंट बढ़ाना चाहें तो भी कितना इकट्ठा कर पाएंगे? अगर ये 5,000 रुपये महीने का निवेश करते हैं और ये 20 साल तक निवेश करते हैं, क्योंकि इनका 20 साल का टाइम फ्रेम है, तो मैं ये कहूँगा कि इनको एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय में इक्विटी एसेट क्लास है जो अच्छा रिटर्न दे सकता है। और मैं अगर अज्यूम करता हूँ कि वो 12% से इनको रिटर्न मिलते रहेगा तो 20 साल में लगभग वो 50 लाख रुपये इकट्ठे कर सकेंगे और वो पैसा को डाउन पेमेंट में यूज करके अपना घर ले सकते हैं। बिल्कुल। कोई फंड का नाम आप इनको सिलेक्ट करके देंगे? हाँ, तो इनके लिए अगर मैं, क्योंकि 20 साल का गोल है, तो मैं इनको कहूंगा कि एक लार्ज कैप फंड और एक मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। लार्ज कैप फंड में वो बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड देख सकते हैं और मिड कैप में यूटीआई मिड कैप फंड देख सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, इनको बैलेंस अप्रोच मिलेगा दोनों फंड का और लंबे समय में दोनों फंड इनको 12 से 14% के हिसाब से रिटर्न दे सकते हैं टैक्स फ्री। बिल्कुल दमनप्रीत जी, इन फंड में निवेश की शुरुआत कीजिए और जहां तक आपके टर्म प्लान की बात है तो रिलायंस का ऑनलाइन टर्म प्लान आप ले सकते हैं। अपनी ईयरली इनकम का 10 से 12 गुना ज्यादा कवर ले आप। और अगर आप हेल्थ प्लान की बात करें तो मैक्स प्यूपा हेल्थ कंपेनियन या अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रिस्टोर आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। और निखिल, बहुत बहुत शुक्रिया आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। योर मनी में मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ ट्विटर ID @kavita.th या फिर हमारे ईमेल ID mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।